नमस्कार। आज हम अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के दूसरे प्रकार यानी भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की विशेष चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की चर्चा की थी। आशा है वो आपको समझ में आया होगा। जैसा कि हमने इससे पूर्व भी पढ़ा था कि भावात्मक उद्देश्य, जिसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, इसकी 1964 में ब्लूम और उनके जो साथी थे क्राथफील्ड एवं मसीहा, इन तीनों ने मिलकर इनका निर्माण किया था। अब हम देखें कि भावात्मक उद्देश्य होते क्या हैं। भावात्मक उद्देश्य या भावात्मक व्यवहार वे होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुभव पक्ष को दर्शाते हैं। यानी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने क्रियाकलाप में क्या अनुभव करता है, उन अनुभवों के द्वारा जो क्रियाएं परिलक्षित होती हैं वो भावात्मक पक्ष या भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में बालक की रुचि, अभिवृत्ति, संवेदनाएं, भावनाएं, मूल्य आदि इस पक्ष के उद्देश्यों में निहित हैं। इसे भी ब्लूम एवं उनके साथियों ने 6 पक्षों में विभाजित किया है, जिसमें और इन 6 पक्षों को उसी तरह से सरल से कठिन की ओर लिया है। साथ ही नीचे से ऊपर के क्रम, नीचे से यहाँ तात्पर्य निम्न स्तर से उच्चतम स्तर की ओर लेते हुए इनको बताया है। इसमें सर्वप्रथम आग्रहण, जिसे रिसीविंग कहा जाता आता है। इसके पश्चात अनुक्रिया, रेस्पॉन्डिंग, मूल्य आंकना, वैल्यूइंग, संप्रत्य निर्माण, कंसेप्चुअलाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और अंतिम जो स्तर है चारित्रीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन आता है। ये व्यक्ति के भाव के पक्ष को ही दर्शाते हैं और इस भाव के पक्ष के डेवलपमेंट के लिए, यानी एक शिक्षक के द्वारा बालक के अंदर भावों का विकास करने के लिए इन चरणों से होकर बालक को गुजारना एक शिक्षक के लिए अनिवार्य होता है। या ये कहें, अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो इन स्तरों का, सोपानों का ध्यान में रखते हुए बालक के शिक्षण को करवाए, जिससे उसके भावात्मक पक्ष का भी उत्तरोत्तर और सही तरीके से विकास हो सके। भावात्मक पक्ष का पहला स्तर है आग्रहण या रिसीविंग। यह प्रथम एवं निम्नतम स्तर है। सीखने वाले को उस सामग्री या विषय वस्तु को ग्रहण करने के प्रति इसके अंतर्गत संवेदनशील बनाना होता है, या हम ये कहें कि वह सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए, जिससे कि आगे जाके वो क्रिया कर सकते हैं। अतः इसके अंतर्गत अनुकरण, सुनने की तत्परता, ध्यान आदि क्रियाएं आती हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम समझें कि अगर बालक को हम प्रदूषण के विषय में समझाना चाह रहे हैं या उसके प्रति उसमें कुछ भाव उत्पन्न करना चाह रहे हैं, अभिवृत्तियां उत्पन्न करना चाह रहे हैं या उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना चाह रहे हैं, तो उसका पहला या प्रथम जो सोपान होगा या प्रथम जो क्रिया होगी वह आग्रहण की होगी। कि बालक जब उसको उस विषय वस्तु को सुनने के लिए तत्पर होगा या उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, तभी उसके अंदर उसके प्रति एक अभिवृत्ति की शुरुआत हो सकेगी। इसलिए उस अभिवृत्ति का विकास करने के लिए प्रथम जो सोपान होगा वो आग्रहण के रूप में होगा। इसको अन्य शब्दों में मैं समझाऊं तो बालक में अगर भावों का विकास करना है तो वो अचानक नहीं हो सकता, या हम चाहें कि एक दिन में ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि पहले हमें वो क्रियाएं दर्शानी होंगी जिनका अनुकरण बच्चा करे या उन्हें वो समझने के लिए पहले तत्पर हो सके। इसलिए आग्रहण उसका पहला स्तर बनता है। आग्रहण के पश्चात अनुक्रिया या रेस्पॉन्डिंग की क्रिया होती है, या यह उद्देश्य आता है। इसमें बालक नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। इस उद्देश्य के स्तर पर विद्यार्थी क्रिया में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाता है। इसलिए इसके अंतर्गत विशेष घटना पर प्रतिक्रिया देना, उत्तर देना, अनुशीलन करना, प्रस्तुत करना, पढ़ना इत्यादि क्रियाएं आती है। अर्थात अनुक्रिया वह क्रिया है जिसमें बच्चा आग्रहण में जो कुछ उसने सुना है, देखा है, ध्यान दिया है, उसका अनुकरण करते हुए अपनी एक विशेष प्रतिक्रिया देता है, वो अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे हम कहें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों में शिक्षक द्वारा दिखाए गए प्रयोग आदि को करने में फिर बालक स्वयं संलग्न हो, वह क्रिया अनुक्रिया के अंतर्गत आती है। अनुक्रिया के पश्चात जो तीसरा सोपान या स्तर है वो है मूल्य आंकना या वैल्यूइंग।
इसमें एक विशेष वस्तु, घटना या व्यवहार से जुड़े एक स्वीकृति या व्यक्ति की योग्यता या मूल्य आते हैं तथा इसके प्रति उस व्यक्ति की या बालक की क्या स्वीकृति या अस्वीकृति है वो इसके अंतर्गत आती है। अर्थात मूल्यों को ग्रहण करना, मूल्यों के प्रति वचनबद्धता निर्मित करना या मूल्यों में से किसी एक मूल्य को वरीयता प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। यानी बालक स्वयं ये निर्धारित करता है कि जो कुछ वह देख रहा है, सीख रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, उस प्रतिक्रिया में कौन सी प्रतिक्रियाएं सही हैं और कौन सी गलत है। और ये तब निर्धारित होता है जब उसके द्वारा दी गई अनुक्रियाओं पर उसे जो प्रतिक्रियाएं मिलती है या जिसे हम कहें पुनर्बलन या फीडबैक मिलता है, वह फीडबैक या पुनर्बलन सकारात्मक है या नकारात्मक है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वह उस क्रिया के प्रति मूल्य का अंकन करता है कि मैं इसे स्वीकृत करूं या स्वीकृति दूं या इसको अस्वीकृत कर दूं, क्योंकि मेरे द्वारा यह की गई क्रिया अन्य लोगों के द्वारा अस्वीकृत की गई है या सही ठहराई नहीं गई है। तो वो ऐसे मूल्यों को ग्रहण कर लेता है जो समाज द्वारा या अपने आसपास के परिवेश के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, या उन मूल्यों को वो अधिक वरीयता देता है जो दूसरों के द्वारा सही ठहराए जाते हैं या उसके द्वारा किए जाने पर उसको पुनर्बलन सकारात्मक रूप से मिलता है। इसके पश्चात संप्रत्य निर्माण या कंसेप्चुअलाइजेशन आता है, जिसके अंतर्गत विश्लेषण, विभेदीकरण एवं समानीकरण आदि मूल्य निर्धारित होते हैं। अर्थात इसमें पुराने मूल्यों एवं नवीन मूल्यों के बीच के संबंधों को वह पहचानने का प्रयास करता है तथा उनका तुलनात्मक मूल्यांकन कर उनके प्रति एक संप्रत्य विकसित अपने दिमाग में या मन में करता है कि आज के समय के अनुसार पुराने जो हमारे मूल्य थे या पुरानी जो सोच थी वो कितनी सही है, ये आज की सही है, आज के परिवेश में उसको हम किस तरह से निर्धारित करें, आज के प्रति उसकी विचारधारा क्या है और पुरानी उसकी विचारधारा क्या थी। इन सब चीजों के बीच में वो उनका विश्लेषण करके उनमें विभेदीकरण करता है या उनका वर्गीकरण करता है या उनमें अंतर स्पष्ट करता है और अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज तैयार करता है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करता है जो उसके आगे के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। संप्रत्य निर्माण के पश्चात जो अगला चरण हमारा आता है वो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन आता है। इसके अंतर्गत प्राथमिकताएं तय करना, सामान्यीकरण द्वारा मूल्य निर्धारित करना, पालन करना इत्यादि चीजें आती हैं। यानी इस स्तर पर मूल्यों की एक प्रणाली का निर्माण होता है। यहाँ व्यक्ति में मूल्यों के प्रति अंतर्द्वंद समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि पहले जो संप्रत्य उसने अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में निर्मित किया था, उस संप्रत्य निर्माण की वजह से अब अंतर्द्वंद की स्थिति नहीं रहती है और एक किसी मूल्य के प्रति उसके मस्तिष्क में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है और मूल्यों के प्रति एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका पालन वह भविष्य में स्वयं करता है। जैसे सत्य बोलने पर हमेशा उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहता है, तो उसके दिमाग में एक संप्रत्य विकसित हो जाता है कि प्रत्येक स्थिति में या कौन सी स्थिति में सत्य कहाँ बोला जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो उसकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए, यानी परिस्थिति के अनुसार प्राथमिकताओं को तय करते हुए वो सत्य के प्रति या उसकी अनुपालना करने लगता है। और इसका जो अंतिम सोपान बनता है चारित्रीकरण, जो इसका उच्चतम सोपान या उच्चतम स्तर होता है, यानी अगर इसका निर्माण हो जाता है बालक के अंदर तो हम ये मानते हैं कि उसके भावात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर बालक ने प्राप्त कर लिया है या एक शिक्षक ने भी भावात्मक स्तर के उच्चतम सोपान को बालक के अंदर प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंतर्गत व्यवहारों पर नियंत्रण, पुष्टि करना, प्रदर्शन करना, योग्यताएं हासिल करना इत्यादि आता है। इस स्तर पर मूल्यों को व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका होता है और उसका व्यवहार उसी के अनुरूप नियंत्रित होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि व्यक्ति या बालक का व्यवहार उस चरित्र के द्वारा ही निर्धारित होता है या दृष्टिगत होता है। उस बालक को हम उसी रूप से जानते हैं। जैसे हम कहें कि ये बच्चा काफी सत्यवादी है या सत्यता का पालन करने वाला है या बहुत ज्यादा स्वच्छ रहने वाला है या बहुत ज्यादा अनुशासन में रहने वाला है, तो ये अनुशासन में रहना, स्वच्छता के प्रति उसकी सोच या आदत जो है, सत्य बोलने के प्रति उसकी जो सोच और आदत है, ये उसकी व्यक्तित्व को परिलक्षित करती है, जो हर स्थिति में उसे उसी रूप में दर्शाती है।
इस स्थिति में बालक के अंदर अगर संगठन इस रूप से विकसित हुआ है कि अगर मुझे कोई कार्य करना है सफलता के लिए, तो वो दृढ़ संकल्प की जो उसकी भावना होती है उस कार्य को लेके, वो उसकी चरित्रता में नजर आती है। अब हम क्योंकि शिक्षा में हमेशा पॉजिटिविटी को देखते हैं, सकारात्मक उद्देश्यों की ओर नजर करते हैं, तो चरित्र का विकास भी हम बालक के सकारात्मक रूप से ही देखते हैं। हालांकि नकारात्मक रूप से भी चरित्र का निर्माण हो सकता है, लेकिन चूंकि हम शिक्षा के अंतर्गत इस चीज को नहीं लेंगे, सकारात्मक रूप में लेंगे, तो हम यही चीज देखते हैं कि बालक के इन 6 सोपानों से गुजरते हुए उसके चरित्र का विकास होता है और बालक की अभिरुचियां एवं अभिवृत्तियां, ये 2 मुख्य चीजें हैं जो उसके भावात्मक पक्ष को पूर्ण रूप से परिभाषित करती है। अभिरुचि एवं अभिवृत्तियां, इन दोनों चीजों का निर्माण प्रथम सोपान से होते हुए अंतिम सोपान यानी चारित्रीकरण तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर अभिवृत्ति और अभिरुचियों का निर्माण हो जाता है और उन्हीं के माध्यम से उसका व्यक्तित्व जाना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बालक के अंदर भावात्मक पक्ष का विकास भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षण के अंतर्गत उसके संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होना, क्योंकि भावों का प्रभाव भी उसके ज्ञान पर पड़ता है, उसकी सोच, उसके मूल्यांकन पर पड़ता है। जो संज्ञानात्मक स्तर का अंतिम सोपान है उस पर पड़ता है, परिलक्षित होता है। अतः एक शिक्षण क्रिया के दौरान शिक्षक को इस भावात्मक पक्ष के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।